अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 के ऊपर कुछ बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। लास्ट कल जो हमने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के ही तसलसल में आज की वीडियो भी शामिल है। आज हम चैप्टर नंबर 7 के ऊपर कुछ बात करने लगे हैं। जरा शॉर्ट सी वीडियो बनाकर आपको बताते हैं कि आप उसमें से क्या याद कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 जिसमें से कुछ शॉर्ट चीजें जो याद की जा सकती हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर जरूर स्क्रीनशॉट साथ साथ शेयर होता जाएगा। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये जो मॉडल पेपर हम यूज कर रहे हैं बताने के लिए, ये हमदर्द स्कॉलर का मॉडल पेपर है। ये एक अच्छा मॉडल पेपर है। बहरहाल इसमें सवालात बहुत ज्यादा होते हैं। तमाम सवालात करने जरूरी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने तमाम बोर्ड में जो आने वाले सवालात हैं बस उनको निकाल के लिख दिया होता है और वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो आप लोगों ने किसी टीचर से जरूर राय लेनी होती है कि कितने सवाल किए जाएं। मैंने यहाँ पर मैं आपको अभी बताता चलूंगा कि आप कितने सवाल इसमें से याद करेंगे। आप सवालात नोट कर लें, आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक है आप वहां से उसको कर सकते हैं। मैं आपको पहले से लेकर एंड तक सवाल बता दूंगा। बेशक आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन हल करना है, लेकिन बेटा याद तो करने पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? बेटा आप इसको खुद से भी जोड़ तोड़ कर लिख सकते हो। वाइटल फोर्स थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो ये बताती है कि जानदारों के जिस्मों के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं भी नहीं बनाए जा सकते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ जानवरों के जिस्मों के अंदर ही बन सकते हैं और कहीं नहीं बन सकते। ये एक इसका सिंपल सा आउटलुक है जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी का है। उसके बाद दूसरा सवाल हम याद करेंगे, रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। फ्रेडरिक वुलर ने 1828 के अंदर इसको रिजेक्ट कर दिया था कि जब उसने अमोनियम साइनाइड से यूरिया को प्रिपेयर किया था। एक छोटा सा सवाल ये हम याद करेंगे। इसके बाद आगे चलते जाएं, जो जो सवाल करने होंगे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ये दो सवाल अभी तक हुए हैं। तीसरा सवाल बेटा कैटिनेशन की डेफिनेशन है। यहाँ पर जो 6 नंबर सवाल है वो है डिफाइन कैटिनेशन। आप टेक्स्ट बुक से याद कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, सोर्सेज कौन कौन से हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के? तो आपने 3 नाम याद रखने हैं, कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एक डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन जरूर आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ तक याद करेंगे। इसके बाद अब आगे आ जाए जी। कार्बोनाइजेशन की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये डेफिनेशन याद की जाएगी। इसके बाद है हाउ कोल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द ट्रीज। कोल कैसे बनता है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये लाजमी याद करेंगे। कहता है इट इज बिलीव दैट कोल इन द नेचर वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द ट्रीज buried inside the earth crust some 500 million years ago due to the bacterial and chemical reaction। आप यहाँ से लिख सकते हैं due to the bacterial and chemical reaction on wood it got converted into peat। यहाँ तक लिखने के बाद नीचे जो एक फ्लो शीट डायग्राम बनी है, आप वो डायग्राम बना देंगे। वुड के बाद आगे लिख देंगे पीट। एरो के ऊपर जो लिखा है लिखने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद लिग्नाइट है, फिर एरो के ऊपर लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। फिर आगे मिनियस कोल है एंड देन एंथ्रासाइट है। एरोस के ऊपर जो भी लिखा है कुछ भी नहीं लिखना आपने। आपने सिर्फ ये नाम याद रखने हैं, वुड है, पीट है, लिग्नाइट है, बिटमिनियस कोल है, एंथ्रासाइट है। ये सवाल आसान होते जाएंगे अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाएंगे। उसके बाद आगे आ जाए नेचुरल गैस, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है। मेजर पोर्शन जो है नेचुरल गैस का वो मीथेन है। और ये किस किस काम आती है, इसके यूजेस दोनों याद रखने हैं। पावर जनरेशन के काम आती है और सीमेंट और फर्टिलाइजर जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर इसका बहुत अहम किरदार है। तो दो यूज यहाँ पे लिखे हैं तो आपने वो याद रख लेने हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.5 पोर्शन नंबर लिखा हुआ है। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किताब से इसका लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लें। यहाँ से मैं कुछ भी नहीं आपको बताना चाह रहा कि यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करें। आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर याद करें, तभी हमें 4 नंबर मिलेंगे उसके। आपने अच्छे तरीके से याद करना। मैं कोशिश करता हूँ, बल्कि मैं कोशिश नहीं इंशाल्लाह जरूर मैं ढूंढ कर लॉन्ग क्वेश्चन की जो पिक्चर है वो अपलोड कर देता हूँ। साथ ही इधर जो ये इस वक्त वेटिंग चल रही है, इसके बाद मैं इसकी एडिटिंग करता हूँ इस वीडियो की। इसके साथ पोर्शन पर जो हमने याद करना होगा क्रैकिंग के सवाल के बारे में, वो मैं यहाँ साथ अपलोड कर दूंगा। क्रैकिंग का सवाल मुझे याद रहेगा। क्रैकिंग के सवाल से हम आगे चलते हैं और फिर आगे की तरफ बात करते हैं कि आगे हम क्या करने वाले हैं।
रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। रिफॉर्मिंग के अंदर जो सबसे पहले सवाल उसने पूछा है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन आपने सिर्फ इतनी सी करनी है, द परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन आइसो ऑक्टेन इन गैसोलीन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ तक ये डेफिनेशन करने के बाद आप ये डेफिनेशन करें, उसके बाद और कुछ लिखने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। गिव एन आइडिया अबाउट द नॉकिंग एंड इंटरनल कंबशन इंजन। इसके साथ मतलब कि नॉकिंग क्या है, नॉकिंग की सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन से लेकर व्हेन इट बर्न्स, व्हेन फ्यूल बर्न्स कह सकते हैं आप, इट बर्न्स की जगह फ्यूल बर्न्स इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, कंबशन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स रिजल्टिंग शार्प मेटालिक साउंड कॉल्ड नॉकिंग। ये यहाँ तक ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा इसको, जो मैंने बोला है इसको रिकैप रिकॉल कर लीजिएगा। इसके बाद देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेटा ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, मैंने इसको भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर लिखा है, लेकिन आप इसको अब यहाँ से, मेरा ख्याल है ये भी आप बुक से करें, ये आप टेक्स्ट बुक से या किसी भी हेल्पिंग बुक से करें, यहाँ से इसको रहने दें, हो सकता है कोई डेफिनेशन यहाँ पर मिस आउट हो जाए। आपने जो क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है उसको आपने टेक्स्ट बुक पर या कोई भी आपके पास हेल्पिंग बुक है उधर से ओपन करेंगे, वहां पर जो जो भी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है उसके साथ सिर्फ एक एग्जांपल आपने लिखनी है। डेफिनेशन और एक एग्जांपल, डेफिनेशन और एक एग्जांपल, डेफिनेशन और एक एग्जांपल, इस तरह से करते करते क्लासिफिकेशन कंप्लीट करना है। वो मैं यहाँ से नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से बीच में कुछ डेफिनेशन मिस आउट हो सकती हैं। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप छोटा सा टॉपिक है, एक डेफिनेशन करेंगे बस हम, लेकिन उसके साथ डेफिनेशन आप सुन लीजिए। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड which impart some special characteristics to the compound are called functional group। ऐसे चीजें जो कि हमारे, ऐसे केमिकल ग्रुप्स, एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि हमारे केमिकल कंपाउंड के अंदर मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात का इजाफा करती हैं, हम उनको फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। अब आपने साथ जो टेबल बना हुआ है वहां से आपने ऑक्सीजन के 4 फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक हो जाएगा अल्कोहल वाला, अल्कोहल वाला बड़ा आसान है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं एल्डिहाइड, तीसरा आप कर सकते हैं कीटोन, चौथा आप कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 4 आपने याद रख लेने हैं जो फंक्शनल ग्रुप हैं, या आप उनके जनरल फार्मूला लिख देना, यही फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे, आपको और कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं रहेगी। और इसके बाद चलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मैं यहाँ से नहीं बताना चाह रहा आपको, हाइब्रिडाइजेशन के कोई भी सवाल कि हाइब्रिडाइजेशन में हम कौन सा सवाल के, एक आधा सवाल जरूर बताऊंगा लेकिन वो बाद में बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको सब बता दूं, मैंने फेसबुक के पेज के ऊपर, जो रिफॉर्मर एकेडमी का फेसबुक का पेज है, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन के पूरे नोट्स अपलोड कर दिए हैं मैंने, इंतहाई आसान नोट्स हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। कोशिश करता हूँ इस वीडियो के बाद उन नोट्स की भी एक छोटी सी वीडियो बना दूं मैं, ताकि आपको वो हाइब्रिडाइजेशन समझ आ जाए। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ sp3 वहां से याद कर ली है तो sp2 और sp याद करना तो कोई मसला ही नहीं रहेगा, ये 1 घंटे की बात है, कुछ ज्यादा देर की बात ही नहीं है कि ये मसला करे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मसला करने वाली है ही नहीं चीज बिल्कुल भी। बच्चों ये चैप्टर ना कोई तंग करने वाला नहीं, हिम्मत देखें आपने करनी है, मेरा काम है आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं और बता दूं। मैंने आपके सामने बिल्कुल चैप्टर को सिंपल कर दिया, और मैंने कोई इसमें ऐसी बात नहीं की है जो हो ना सकती हो, मैंने वो बातें की हैं जो हो सकती हैं। अभी तक इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज हमने ऐड कोई नहीं की है, आपको जो चीज किताब से करनी है मैंने बता दी है। अब हम चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, यहाँ मैं समझा नहीं रहा उसको, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा था चैप्टर का। देखें जी, फेसबुक के पेज का लिंक मैं इधर ही डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, या मेरे आप डायरेक्ट रिफॉर्मर एकेडमी के नाम सर्च कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी, वहां पर भी इसका लिंक मौजूद है, वहां पर भी मैंने इसको अपलोड कर दिया है, आप जरूर जाकर चेक कीजिएगा, क्योंकि वो नोट्स थे, पेजेस थे, मैंने वहां पर इनको अपलोड कर दिया है, तो आप वो पेजेस को जरूर देखिएगा। तो जी अब आगे चलते हैं, आगे जो हमारा काम है, एक आधा सवाल जो कि हो सकता है नहीं यहाँ पर मौजूद नहीं है इस किस्म का और कोई सवाल। जी हाँ, आइसोमरिज्म की तरफ चलते हैं। जी आइसोमरिज्म क्या है बच्चों, 2 मिनट रुके जरा ध्यान से तवज्जो के साथ। आइसोमरिज्म 100 में से जो 20% बच्चे हैं वो तो बहुत हाई स्कोरिंग मार्क्स कर, हाई स्कोर करते थे मार्क्स के अंदर, तो वो तो उनको मसला कोई नहीं है, वो तो बड़ी आसानी से आइसोमरिज्म को डील करते हैं। बाकी बच्चों जी एक बड़ी गलती करते हैं, किसी को समझ नहीं आती है, जो एग्जामिनर बैठ के पेपर चेक करते हैं कि भाई डेफिनेशन आई है आइसोमरिज्म की, बच्चा एक एग्जांपल लिख रहा है। मेरे भाई बेटे बात सुनो, आप डेफिनेशन पे गौर कर लो जो आप ऊपर लिख रहे हो। जब हम ऊपर लिखते हैं हम कहते हैं यानी कि 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स
हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऊपर लिख रहे हैं टू और मोर देन टू, नीचे एग्जांपल जनाबे वाला आप एक दे रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ हुआ जी? ऊपर लिख कुछ रहे हैं, नीचे कुछ लिख रहे हैं। बेटे बड़े ध्यान से, ठीक है। आइसोमरिज्म जब भी आएगा कम से कम दो एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी आपको, ये याद रखनी है आपने बात, कान खोलकर। ये आएगा जरूर पेपर के अंदर, ये याद रखना भाई, पेपर में आना है। तो आप इसको, मैं देखता हूं यहाँ पर कितनी है, मैं इसको भी आपको किताब से रिकमेंड करूंगा कि आपने किताब से याद करना है, किताब से सारी डेफिनेशन जी। डेफिनेशन कौन कौन सी करनी है जी? स्ट्रक्चर, खाली आइसोमरिज्म की डेफिनेशन, उसके बाद उसकी सुनते जाएं, आपको मिल जाएगा आइसोमरिज्म के पेज के ऊपर। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा। आइसोमरिज्म, उसके साथ आपने करना है जी एग्जाम्पल जो है आपने करनी है आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन की एग्जांपल। इसके बाद आप नीचे आ जाएं, आपने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन याद करनी है, वहां भी आपने आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन की एग्जांपल डाल देनी, ठीक है। आपको नजर आ जाएगी उसी पेज के ऊपर लिखी हुई, मैं पेज का स्क्रीनशॉट साथ लगा रहा हूँ। इसके बाद आप आगे आ जाएं, आगे चलते हैं जी। चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म की डेफिनेशन है एक छोटी सी, साथ ही उसके नीचे एक एग्जांपल मौजूद है। यहाँ चेन आइसोमरिज्म में भी आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन की एग्जांपल आप लिखेंगे। समझ रहे हैं बात को? कोई टेंशन नहीं है। आगे आ जाए जी, पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म में आपने लिखनी यहाँ पर जो क्लोरीन वाली एग्जांपल आपको यहाँ नजर आ रही होगी, डेफिनेशन के साथ वो लिख देनी। उसके बाद आती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के अंदर आपने एक ही लाइन में जो एग्जांपल है, एक अल्कोहल है और एक ईथर है, आपको नजर आ रही होगी, आपने वो एग्जांपल लिख देनी है। इसके बाद जी फंक्शनल ग्रुप के बाद जी आता है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म है फंक्शनल ग्रुप के गिर्द कार्बन की मिकदार का डिफरेंस। यहाँ पर ईथर की एक एग्जांपल सीधी लाइन में होगी, वो दोनों एग्जांपल आपने लिखनी है। इसके बाद मेरे बेटे आप आगे आ जाए टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म में शिफ्टिंग प्रोटॉन का है और अमाइनो एसिड की एक एग्जांपल मौजूद है, तो मेरे बेटे आपने वो करनी है। इस तरह यहाँ तक आपका ना सिंपल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाती है बात ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में जरा रुकिएगा, मैं जरा यहाँ देखूं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के हवाले से कुछ अहम चीज यहाँ पर मौजूद हो तो मैं आपको जरा गाइड कर दूं कि आपने करना क्या। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, काफी हद तक चीजें मौजूद है, मैं यहाँ से आपको बता सकता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, तो हम ये लिख भी सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी। आप ये पेज भी मैंने अपलोड कर दिया है उधर, वैसे ये सारा पेज मैं अभी फेसबुक के पेज के ऊपर अपलोड कर दूंगा और स्क्रीनशॉट भी इधर भी लगा दूंगा जो हमारे हैं। ये लास्ट में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऐसे आइसोमरिज्म होते हैं जिनमें जो ग्रुप्स हैं वो कार्बन के गिर्द स्पेस के अंदर डिफरेंट ओरिएंट किए होते हैं पोजीशन के लिहाज से, एक आगे एक पीछे है, एक ऊपर और तो एक नीचे। इस तरह स्पेस में डिफरेंस होता है उनका ना, स्पेस का डिफरेंस। इस स्पेस के डिफरेंस की वजह से हम उसको ना ज्योमेट्रिकल, साइड्स की वजह से डिफरेंस क्रिएट होने को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एंगल्स की वजह से कह लें, एंगल्स की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्रिएट होता है। बहरहाल आप डेफिनेशन याद करना, बड़ी आसान सी, मैं थोड़ा सा आसान करता हूँ। Such compound which possess same structural formula but differ with respect to position of identical groups in space are called cis trans isomerism। यहाँ तक आर कार्ड सिस ट्रांस आइसोमर्स लिखा, आप इसकी जगह आइसोमरिज्म करके बस स्टॉप लगाएं, आगे नहीं जाना आपने, बस एक डेढ़ लाइन याद करनी है। ये आप ध्यान रखना, इस चीज का ज्यादा करने की जरूरत नहीं। नीचे एग्जांपल मौजूद है, आपने एक टू ब्यूटीन की एग्जांपल लिखी, एक सिस और एक ट्रांस, जरा गौर से देखें। सिस में CH3 दो ऊपर है, ट्रांस में ऐसे नीचे हैं, इधर दो ऊपर, ट्रांस में यूं जो दो नीचे। ये याद रख लेना तरतीब से, ये एक ही एग्जांपल याद करें अभी आप, ठीक है ना, ये सीधी वाली। उसके अलावा इसके नीचे जो लिखी है उसको कट करें, वो हमने कोई नहीं करनी है। आप आ जाए नीचे अगले सवाल की तरफ। कंडीशन बतानी है, कंडीशंस दो हैं। नंबर 1 डबल बॉन्ड होना जरूरी है। नंबर 2 दोनों कार्बन, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होंगे उन दोनों पर डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं। और यहाँ नीचे आपने जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल याद करवाई है टू ब्यूटीन वाली, सेम टू सेम आपने लिखनी है, आपने दूसरी कोई भी नहीं लिखनी। ठीक है जी, कंफर्म होगी बात? ओके डन। आगे आ जाओ नीचे। क्वेश्चन नंबर 48 है, ये एक्सरसाइज का सवाल है। वाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। पेपर में आ सकता है, जहन में रख लेना। वाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बच्चों जी, फ्री रोटेशन इसलिए नहीं होती है क्योंकि पाई बॉन्ड बना होता है, रोटेशन करने के लिए पाई बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। फॉर दिस वी रिक्वायर्ड एनर्जी, और नॉर्मल टेम्परेचर पर ये एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है, इस वजह से ये ग्रुप्स घूम
नहीं सकते हैं। इन ग्रुप को घुमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ पर चीजें मौजूद नहीं है मेरे पास, मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा दिखाऊं ये दोनों चीजें करके जो मेरे ज़हन में चल रही हैं इस वक्त। ये देखो जरा, अक्सर बच्चों को मैं इस तरह से बताता हूँ, ये देखें ये दो चीजें हैं मेरे पास, ये इस तरह से। अब ये ना, अगर ये करना है तो ये एक बॉन्ड को भाई तोड़ना पड़ेगा, घुमाने के लिए एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। जब एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा इट मींस दैट कि इसके लिए एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने के लिए बॉडी एनर्जी चाहिए होती है। नॉर्मल टेम्परेचर पे एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है, इस वजह से हम कहते हैं देयर इज नो फ्री रोटेशन। जब डबल बॉन्ड आ जाएगा फ्री रोटेशन नहीं होगी। द रोटेशन ऑफ टू कार्बन atom joined by double bond can only happen if pi bond breaks. This ordinarily cause too much energy and that is the reason देयर इज नो रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इजी सा सवाल है, आपने याद करना है। एग्जांपल आपने वही ऊपर वाली रिपीट करनी है, जो एक एग्जांपल ऊपर से याद करवा रहा हूँ आपको मैं, वही 2 ब्यूटीन वाली। आपने एग्जांपल चेंज नहीं करनी है, याद रखिएगा। तो जो इतना सारा एग्जांपल लिखे उनमें हमने सिर्फ एक ही याद की, रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट। 3 सवालों में हमने एग्जांपल रिपीट कर दिया। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए ना मेरे बेटे, तो हमने फिर यही लिखना है और कोई हमने चीज को ऐड नहीं करना। इसके बाद है एक लास्ट सवाल इसके अंदर, 1 ब्यूटीन शो नहीं करती है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, 2 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करती है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने छोटी सी लाइन लिखनी है, 1 ब्यूटीन डू नॉट सेटिस्फाइड द कंडीशंस ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। मेरी ये बात आप लिख लें, ठीक है। 1 ब्यूटीन डू नॉट सेटिस्फाइड द कंडीशंस ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, यहां तक लगा फुल स्टॉप लगा दें और नीचे 2 ब्यूटीन सेटिस्फाइड द कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और नीचे वही वाली एग्जांपल रिपीट कर दें जो अभी ऊपर की है। हमने इस पूरे टॉपिक में एक ही एग्जांपल याद किया, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स सिस ट्रांस वाले, वही रिपीट कर रहे हैं, याद रखिएगा। आसान बना दिया मैंने आपके लिए। स्क्रीनशॉट्स आपको मिलेंगे इस वीडियो के साथ। ये चैप्टर 7 का मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया आपको बेटे, याद रखिएगा। एक चीज रह गई है, वो है हाइब्रिडाइजेशन वाला, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको ना रिपीट कर दूंगा, इसके साथ ही ना एक और वीडियो खाली हाइब्रिडाइजेशन वाली अपलोड करूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेकिन आपने सबके साथ ना ये वीडियो शेयर कर देनी है। बस मैं इसकी एडिटिंग करके ना आगे चलता हूँ। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात बच्चों शेयर करना जरूर, ये सारी सारी बात जो मेहनत है ना, ये आगे तो पेप देखो ना, आगे तो सिलेबस चेंज होने वाला है। इस वीडियो का कोई ऐसा फायदा नहीं, सिर्फ एक फायदा है, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दो सबके। चैप्टर 7 याद कर लेंगे, एक दिन भी बच्चों को मिले ना रट्टा लगा लेंगे यार, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं थी, सीधी सी बात याद करने वाली बात थी। मेरी बात माने, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उन चीजों को, आपने शेयर करना है उन बच्चों के साथ जिनकी तैयारी नहीं है। मेरी बात मानिएगा जरूर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।